हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना पाईटॉर्च प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ ये समझने के लिए पहले एक बार मैं आपको थोड़ा रिकैप देना चाहता हूँ कि हमने पिछले दो वीडियोस में क्या किया है। अगर आपने पिछले दो वीडियोस देखे होंगे तो आपको शायद याद होगा कि हम एक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास एक डेटा सेट है। और इस डेटा सेट का नाम है फैशन एमनिस्ट। काफ़ी फेमस डेटा सेट है और एमनिस्ट डेटा सेट जैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे हैंड रिटन डिजिट्स के बदले आपके पास क्लोथ्स एंड एपरल्स का डेटा है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस इमेज में दिखाई दे रहा है। आपके पास टी शर्ट्स का डेटा है, शूज़ का डेटा है, विमेन क्लोथिंग का डेटा है, जैकेट्स का डेटा है। तो इस तरह का डेटा है आपके पास। और ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाईटॉर्च में एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना करके ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने इस पूरी प्रॉब्लम को अभी तक दो स्टेजेस में सॉल्व किया है। स्टेज नंबर वन में हमने क्या किया था कि हम सीपीयू के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे थे। और आपको पता है कि सीपीयू के ऊपर जो मॉडल ट्रेनिंग होता है वो थोड़ा स्लो होता है। इसीलिए हमने पूरा डेटा सेट यूज़ ना करके सिर्फ 5000 इमेजेस के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन किया था। हमारे पास ओरिजिनली 60,000 इमेजेस का डेटा था, बट हमने इसमें से सिर्फ 5000 इमेजेस को लिया और उसके ऊपर अपना पाईटॉर्च मॉडल को ट्रेन किया। और इस पे हमारी जो एक्यूरेसी आई थी वो समवेयर अराउंड 82 या 83 के आसपास आई थी। ठीक है। फिर स्टेज नंबर टू में हमने क्या किया, हमने अपने मॉडल को जीपीयू के ऊपर ट्रेन किया। और आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जीपीयू के ऊपर जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपका ट्रेनिंग फास्ट हो जाता है। और फास्ट हो जाता है इसलिए अब हम पूरे के पूरे 60,000 इमेजेस के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने किया भी। और ऐसा करने से हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। हमारी जो एक्यूरेसी थी, जो पहले 82 83 के आसपास थी, वो 88 से ज़्यादा हो गई, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। तो ये हमारा अभी तक का प्रोग्रेस है। ठीक है। अब आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूँ। हमारे मॉडल में, हमने जो मॉडल अभी तक ट्रेन किया है उस मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। सो लेट मी शो यू द कोड फर्स्ट। ये हमारा कोड है जिसके ऊपर हम अभी तक काम कर रहे हैं। ये सारा कोड शायद आपने ऑलरेडी देख रखा है। डेटा को लोड करने का काम यहाँ पे किया गया, इमेजेस को लोड किया गया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया गया, ट्रेन लोडर टेस्ट लोडर क्लास बनाई गई। यहाँ पे हमारा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। यहाँ पे हमने मॉडल क्रिएशन किया है। यहाँ पे हमने इसको जीपीयू के ऊपर डाला है। उसके बाद ये हमारा ट्रेनिंग लूप है। हमने 100 ईपॉक्स तक ट्रेन किया। उसके बाद इवैल्यूएशन का कोड है। और ये इवैल्यूएशन के कोड में यू कैन सी हमारा एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी 88.6, ग्रेटर देन 88%। ये हमने लास्ट क्लास तक किया। बट अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ हमारे इस पाईटॉर्च मॉडल के साथ। हालांकि हमारा जो टेस्ट एक्यूरेसी है इवैल्यूएशन के टाइम वो 88.6% है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आप इवैल्यूएशन का कोड लिखो फॉर ट्रेनिंग डेटा, ये टेस्ट डेटा के ऊपर हमने किया है, यू कैन सी टेस्ट लोडर के ऊपर चला है। व्हाट इफ मैं ये सेम कोड रन करूं ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा मॉडल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर कितनी एक्यूरेसी दे रहा है। जब मैंने इस कोड को रन किया तो दिस वाज द रिजल्ट, 98%। सो इसका मतलब ये है कि हमने जो मॉडल ट्रेन किया है उस मॉडल में टेस्ट डेटा के ऊपर जो एक्यूरेसी है वो 88% है। और जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एक्यूरेसी है वो 98% है। अब अगर आपने मशीन लर्निंग में इनफ टाइम स्पेंड किया होगा तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। जब भी आपके ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा के ऊपर आपका एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा गैप आए, जैसे यहाँ पर 10% का गैप है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो मॉडल है वो ओवरफिट कर रहा है। विच मीन्स कि वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, बट उतने ही अच्छे रिजल्ट्स टेस्ट डेटा के ऊपर नहीं दे पा रहा।
तो जो प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि हमने अभी तक जितना भी काम किया इस न्यूरल नेटवर्क को बनाने में सब ठीक है, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे मॉडल में है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा मॉडल इज़ ओवरफिटेड। और अब हमें क्या करना है, किसी तरीके से इस ओवरफिटिंग को रिड्यूस करना है, बिकॉज ओवरफिटिंग इज़ बैड। नए अनसीन डेटा के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। तो आई रियली होप मैंने इस वीडियो का प्रेमिस सही से सेटअप कर दिया है, आपको समझ में आ गया है कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम इस वीडियो में हमारे न्यूरल नेटवर्क को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करने वाले हैं कि ये जो ओवरफिटिंग आपको दिखाई दे रहा है इसको हमें रिड्यूस करवाना है। ठीक है। तो अब लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर द वेरियस सॉल्यूशंस जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ओवरफिटिंग ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो अगर आपने मेरा 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग प्लेलिस्ट देखा है तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, बट अगर नहीं भी देखा है तो मैं एक बार आपको बताता हूँ कि व्हाट आर द वेरियस सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे मैंने 7 सॉल्यूशंस लिख रखे हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन ये होता है, कभी भी अगर आपका डीप लर्निंग मॉडल ओवरफिट करने लगे, कि आप और ज़्यादा डेटा दे करके अपने मॉडल को ट्रेन करो। जितना ज़्यादा डेटा देखेगा उतने बायसेस रिड्यूस होंगे, ओवरफिटिंग का चांस कम होगा। ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास 60,000 इमेजेस ही हैं, हम इससे ज़्यादा इमेजेस नहीं ला सकते। हमारा पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा हम यूज़ कर रहे हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अगला है रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। कई बार ओवरफिटिंग इसलिए होता है बिकॉज आपका जो न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आप बहुत सारे हिडन लेयर्स यूज़ करते हो, उन हिडन लेयर्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। बट अगेन ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज हमारा जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे आर्किटेक्चर में हम सिर्फ 2 हिडन लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, और एक इनपुट लेयर है और एक आउटपुट लेयर है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं हमारा आर्किटेक्चर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करने गए तो हो सकता है हमारा परफॉर्मेंस और ख़राब हो जाए। तो ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3 इज़ रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन आपने मशीन लर्निंग में भी पढ़ा होगा। रेगुलराइजेशन में आप क्या करते हो कि आप लॉस फंक्शन में एक पेनल्टी टर्म ऐड करते हो, और अब आपका मशीन लर्निंग मॉडल या डीप लर्निंग मॉडल नॉट ओनली इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, वो इसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है। दो तरह के आपने नॉर्मलाइजेशन रेगुलराइजेशन टेक्निक्स पढ़ी होंगी, एल वन रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन। डीप लर्निंग में L2 रेगुलराइजेशन ज़्यादा यूज़ होता है, और ये हम लोग अप्लाई करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे लेट्स पुट अ ग्रीन टिक बिकॉज ये हम कर सकते हैं। अगला है ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। अगर आपने मेरा डीप लर्निंग प्लेलिस्ट देखा होगा वहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक दो वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पर आप क्या करते हो कि रैंडमली ट्रेनिंग के टाइम पे किसी किसी लेयर में जा करके कोई कोई न्यूरॉन्स को टर्न ऑफ कर देते हो। सिंस ये रैंडम बिहेवियर होता है ड्यूरिंग एवरी फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, तो इससे क्या होता है, आपका ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है। ये काम हम कर सकते हैं। अगली चीज़ है डेटा ऑग्यूमेंटेशन। डेटा ऑग्यूमेंटेशन में आप क्या करते हो कि आप अपने इमेजेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो। जैसे ये टी शर्ट है, इसको आप फ्लिप कर दो, या फिर इसको आप रोटेट कर दो, या फिर इसको आप टिल्ट कर दो। ठीक है। अलग अलग तरह के आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हो, जिससे एक ही इमेज के बहुत सारे वेरिएशंस बन जाएंगे। और फिर अलग अलग वेरिएशंस जब हमारा मॉडल देखेगा तो फिर ओवरफिटिंग का चांसेस रिड्यूस हो सकता है। बट डेटा ऑगमेंटेशन जनरली ज़्यादा अच्छा काम करता है जब आप सी एन एन आर्किटेक्चर के साथ काम कर रहे हो। सिंस हम अभी ए एन एन के साथ काम कर रहे हैं, ये टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको डेटा ऑगमेंटेशन करके दिखाऊंगा, नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है। अगली चीज़ है बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन वैसे तो किया जाता है ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करने के लिए, बट बैच नॉर्मलाइजेशन का एक साइड आउटकम ये होता है कि इससे थोड़ा सा रेगुलराइजेशन का इफेक्ट भी आता है। अगेन ये मैंने पढ़ाया है अपने 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग प्लेलिस्ट में। आई वुड रिकमेंड, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ जाके देखो, हम इसको भी यूज़ करेंगे।
एंड लास्टली यू कैन डू अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग में आप क्या करते हो कि आप जैसे 100 ईपॉक्स तक चला रहे हो और आपको दिखाई दे रहा है कि 50th ईपॉक के बाद आपका लॉस इंप्रूव नहीं कर रहा, तो फिर आप 50th ईपॉक पे ट्रेनिंग को रोक देते हो। तो अर्ली स्टॉपिंग भी एक तरीका होता है ओवरफिटिंग से बचने का। बट अगेन ये मैं फ़िलहाल इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। सो नटशेल में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए 3 टेक्निक्स इस वीडियो में लगाने वाले हैं। फर्स्ट है रेगुलराइजेशन, सेकंड है ड्रॉप आउट्स, एंड थर्ड है आपका बैच नॉर्मलाइजेशन। और ये तीनों टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद हम अपने मॉडल को फिर से ट्रेन करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितना है और हमारा टेस्ट एक्यूरेसी कितना है। और आपको याद रखना है कि हमारा गोल ये है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर हम सक्सेसफुली अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो आई होप इस पूरे वीडियो का आपको वाई समझ में आ गया एंड व्हाट समझ में आ गया। अब बात करते हैं हाउ की। तो चलो गाइस, ये तीनों टेक्निक्स अब हम लोग एक एक करके अप्लाई करते हैं हमारे पाईटॉर्च न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रॉप आउट से। सो ड्रॉप आउट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। हालांकि मैं बहुत थ्योरेटिकल डेप्थ में नहीं जाने वाला, बिकॉज इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे इस वीडियो का, तो आपको एक लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे मैंने एक फुल डिटेल्ड वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि ड्रॉप आउट्स काम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्विक समरी देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पाईटॉर्च की हेल्प से ड्रॉप आउट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने कोड में। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, इनफैक्ट उसके भी पहले मैं आपको एक बार वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है उसका आर्किटेक्चर कैसा है। दिस इज़ आवर न्यूरल नेटवर्क। हमारे पास इनपुट में 784 नोड्स हैं। देन वी हैव 2 हिडन लेयर्स। पहले वाले में 128 न्यूरॉन्स है, सेकंड वाले में 64 है, और फिर हमारे आउटपुट में 10 न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विथ 10 क्लासेस। ये हमारा आर्किटेक्चर है और ऑब्वियसली ये फुली कनेक्टेड है, तो ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ड्रॉप आउट क्या करता है कि फॉरवर्ड पास ड्यूरिंग ईच फॉरवर्ड पास वो रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को टर्न ऑफ कर देता है। टर्न ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर न्यूरॉन में जितने भी कनेक्शंस आ रहे हैं और जितने भी कनेक्शंस जा रहे हैं, ये सब हट जाते हैं और आपका न्यूरल नेटवर्क थोड़ा ऐसा दिखने लगता है। अगर ये आपका ओरिजिनल न्यूरल नेटवर्क है और अगर आपने इसको टर्न ऑफ किया, तो इस न्यूरॉन में जितने भी वेट्स घुस रहे थे और इससे जितने भी वेट्स निकल रहे थे, वो सब के सब टर्न ऑफ हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपका न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। पहला तो ये इफेक्ट है कि न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेकंड ये है कि सिंस हर फॉरवर्ड पास में आप एक डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हो इन अ वे, तो उससे एक रेगुलराइजेशन का इफेक्ट आता है। ठीक है, एंड इसी की वजह से ओवरफिटिंग रिड्यूस होती है। ठीक है, अगेन अगर आपको नहीं पता ड्रॉप आउट्स क्या है, आई वुड रिकमेंड डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लीज़ वो वीडियो देखो। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो चीज़ मैं आपको जल्दी से क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, ड्रॉप आउट्स हमेशा हिडन लेयर्स के ऊपर आप अप्लाई करोगे। ठीक है, या तो यहाँ पे करोगे या तो यहाँ पे करोगे। ठीक है, अ, और आप इसको अप्लाई करते हो आफ्टर अप्लाइंग द रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन, या जो भी एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, एक बार आप एक्टिवेशन फंक्शन लगा देते हो उसके बाद आप ड्रॉप आउट्स लगाते हो। आप ड्रॉप आउट अप्लाई करते टाइम ये वैल्यू सेट कर सकते हो पी की, जहाँ पे आप परसेंटेज में बताते हो कि आप कितने परसेंट न्यूरॉन्स को टर्न ऑफ करना चाहते हो। सो मान लो यहाँ पे आपने 0.5 कर रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ईच फॉरवर्ड पास में रैंडमली 50% न्यूरॉन्स को टर्न ऑफ करना चाहते हो। आधे न्यूरॉन्स टर्न ऑफ हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 0.3 दोगे, इट मीन्स 30% न्यूरॉन्स को आप टर्न ऑफ करना चाहते हो। दिस इज़ अ हाइपर पैरामीटर। ठीक है, इट हैज़ अ रेगुलराइजेशन इफेक्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं,
कि इवैल्यूएशन करते टाइम ड्रॉप आउट्स यूज़ नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि भले ही ट्रेनिंग के टाइम पे आप ये न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, बट इवैल्यूएशन के टाइम पे वापस यही वाला न्यूरल नेटवर्क यूज़ होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन के टाइम पे ड्रॉप आउट्स काम नहीं करते। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन मिल गया। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि कितनी आसानी से आप पाईटॉर्च में ड्रॉप आउट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, और ये दोनों हमारे हिडन लेयर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों हिडन लेयर्स में एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद ड्रॉप आउट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप आउट अप्लाई करने के लिए आपको एन एन मॉड्यूल यूज़ करना है। एन एन मॉड्यूल के अंदर ड्रॉप आउट फंक्शन होता है। आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, इस फंक्शन को आप बस एक आर्ग्यूमेंट दोगे, और वो है पी वैल्यू। हमारे केस में हम 0.3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया ड्रॉप आउट इन आवर फर्स्ट हिडन लेयर, और इसी कोड को मैं एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब मैंने अप्लाई कर दिया ड्रॉप आउट टू आवर सेकेंड हिडन लेयर। ठीक है, तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की, दैट इज़ बैच नॉर्मलाइजेशन। अब अगेन बैच नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है समझने में। अगर आपने पहले से मेरा वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आई वुड रिकमेंड प्लीज़ आप वो वीडियो देखना। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बट यहाँ पे आई विल गिव यू अ क्विक समरी। सो बैच नॉर्मलाइजेशन का मेन फंडा ये होता है कि ये आपके ट्रेनिंग को या ट्रेनिंग स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सो न्यूरल नेटवर्क्स में एक प्रॉब्लम आती है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट। ठीक है, अ, अगर मैं रफली आपको समझाना चाहूँ तो ये एक न्यूरल नेटवर्क है, आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा। और न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से डिज़ाइंड होता है कि एक लेयर का आउटपुट अगले वाले लेयर के लिए इनपुट का काम करता है। राइट, सिमिलरली इस लेयर का आउटपुट इस लेयर के लिए इनपुट का काम करता है। ठीक है, अब होता क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप क्या कर रहे होते हो कि आप कॉन्स्टेंटली इन वेट्स को अपडेट कर रहे होते हो। मतलब इन वेट्स की वैल्यू जो होती है वो बदलते रहती है। अब बदलने की वजह से क्या होता है कि हर अगले लेयर को जो प्रीवियस लेयर से इनपुट मिल रहा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता रहता है, बिकॉज ये वेट्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। और सिंस ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो फिर जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी सी अनस्टेबल होती है। तो आइडिया ये है बैच नॉर्मलाइजेशन का कि आप ड्यूरिंग एवरी मिनी बैच ये जो एक्टिवेशंस पिछले वाली लेयर से आ रहे हैं उनको आप नॉर्मलाइज करते हो, एक सेट गिवन रेंज में लाने की कोशिश करते हो, जिससे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस मिनी बैचेस सेम रहे। ठीक है, और यही होता है बैच नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं आपको एक लाइन बाय लाइन समरी दूं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज कि आप बैच नॉर्मलाइजेशन टिपिकली अप्लाई करते हो टू द हिडन लेयर्स। ठीक है, आउटपुट लेयर पे अप्लाई नहीं होता। आप अप्लाई करते हो इसको आफ्टर लीनियर लेयर बट बिफोर एक्टिवेशन फंक्शंस। एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के पहले बैच नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। मेन काम क्या होता है कि आप जो भी एक्टिवेशंस यहाँ से निकल रहे हैं इस जगह से, किसी भी न्यूरॉन से जो एक्टिवेशंस निकल रहे हैं उनको आप नॉर्मलाइज करते हो। ठीक है, नॉर्मलाइज कैसे करते हो, आप पूरे के पूरे मिनी बैच का मीन एंड वेरिएंस लेते हो एक्टिवेशंस का, और उसके बेसिस पे आप नॉर्मलाइज करते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लर्नेबल पैरामीटर्स आते हैं, गामा एंड बीटा, स्केलिंग एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। अगेन थोड़ा टेक्निकल है, ये समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, प्लीज़ देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। It improves the training stability. It reduces internal covariate shift, stabilizing the training process and allowing the use of higher learning rates. ट्रेनिंग फास्ट भी हो जाती है। साथ ही साथ इसका एक रेगुलराइजेशन इफेक्ट होता है, बिकॉज हर मिनी बैच में अलग मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा एक नॉइज़ इंट्रोड्यूस होता है ट्रेनिंग प्रोसेस में, और रेगुलराइजेशन आता है। और ड्यूरिंग एवेल्युएशन आप बैच नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट नहीं करते हो, जो ट्रेनिंग के टाइम का बैच नॉर्मलाइजेशन है उसी को आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो जस्ट लाइक ड्रॉप आउट्स, इवैल्यूएशन के टाइम पे बैच नॉर्मलाइजेशन किक इन नहीं करता है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि कितना आसान है पाईटॉर्च में बैच नॉर्म लेयर ऐड करना।
जैसा कि मैंने बोला, आप हिडन लेयर्स पे अप्लाई करोगे, हमारे पास दो हिडन लेयर्स हैं, दोनों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करोगे आप एक्टिवेशन फंक्शन के पहले। आपको कुछ नहीं करना है, एन एन मॉड्यूल के अंदर बैच नॉर्म 1D बोल करके एक फंक्शन होता है, आप इसको कॉल करोगे। 1D इसलिए बिकॉज ये 1D डेटा के ऊपर एप्लीकेबल है, हमारे पास जो डेटा है वो 1D है। और यहाँ पे आप बता दोगे कि पिछले लेयर से आपको कितने एक्टिवेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो 128 मिल रहे हैं। और सेम आप यहाँ पे करोगे, एन एन डॉट बैच नॉर्म 1D64। पिछले लेयर से नहीं, करंट लेयर से, आई एम सॉरी। सो नाउ दिस इज द कोड, दैट्स इट। बस आपको इतना ही करना है, हर लेयर के आगे आपको लगा देना है बैच नॉट, और आपको बस बता देना है कि उस लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपना सेकेंड इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं थर्ड इम्प्रूवमेंट की। थर्ड इम्प्रूवमेंट है रेगुलराइजेशन। और हम जो रेगुलराइजेशन इम्प्लीमेंट करेंगे वो है L2 रेगुलराइजेशन। क्या होता है रेगुलराइजेशन, मैं आपको जल्दी से समराइज करता हूँ। सो न्यूरल नेटवर्क्स आर एसेंशली एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो कि आपके पास एक लॉस फंक्शन होता है, जैसे कि रिग्रेशन के केस में मीन स्क्वायर्ड एरर, क्लासिफिकेशन के केस में लॉग लॉस। इस तरह का आपके पास एक लॉस फंक्शन होता है, और आपके पास आपके पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली वेट्स एंड बाइसेस। और आपका काम ये होता है कि आपको वेट्स एंड बाइसेस की ऐसी वैल्यू खोजनी होती है जिससे आप इस लॉस का मिनिमम वैल्यू निकाल पाओ। ठीक है, तो इट इज़ अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब रेगुलराइजेशन के केस में आप क्या करते हो कि आप जो आपका ओरिजिनल लॉस फंक्शन होता है उसमें एक एडिशनल पेनल्टी टर्म ऐड कर देते हो। ठीक है, L2 के केस में दिस इज़ द पेनल्टी टर्म। L1 के केस में आप ये स्क्वायर नहीं लगाते, मॉड लगाते हो, मैंने आपको बता रखा है पास्ट में। अब ये पेनल्टी टर्म ऐड करने से क्या होता है कि अब आप सिर्फ लॉस को मिनिमाइज नहीं कर रहे हो, आप इनके कॉम्बिनेशन को मिनिमाइज कर रहे हो। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो वेट्स होते हैं उनके बहुत हाई वेट्स, हाई वैल्यूज़ अटेन नहीं होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो ओवरफिटिंग है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, अगेन इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई वुड रिकमेंड, अगर आपने पहले ये नहीं पढ़ा है प्लीज़ एक बार वो वीडियो आप देख लेना। फिलहाल मैं आपको कुछ समरी पॉइंट्स बताता हूँ। आप मॉडल वेट्स के ऊपर रेगुलराइजेशन लगाते हो, ठीक है, बायस के ऊपर नहीं लगाते। व्हाट यू डू इज़ यू बेसिकली ऐड अ पेनल्टी टर्म, दिस इज़ द पेनल्टी टर्म, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो ओरिजिनल लॉस में, बेसिकली आपके पास जितने भी वेट्स हैं उन सब का स्क्वायर का सम ऐड करते जाते हो, जितने भी आपके वेट्स हैं। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर देते हो एक कोफिशिएंट से जिसको हम लैम्डा बुलाते हैं। दिस इज़ द रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट जो आपको ये बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रेगुलराइजेशन आपको चाहिए। ठीक है, ये होता है L2 रेगुलराइजेशन। पाइटॉर्च में आप ये चीज़ डायरेक्टली ऑप्टिमाइजेशन स्टेप में भी कर सकते हो। आप सीधे क्या कर सकते हो, ड्यूरिंग ग्रेडियंट डिसेंट आप ग्रेडियंट्स में डायरेक्टली लॉस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको हम वेट डी के बुलाते हैं। This is the easiest way using which you can implement L2 regularization uh, in the training process of a neural network. इसको हम वेट डी के बुलाते हैं। दिस इज एसेंशियली द सेम थिंग, दोनों का आउटकम बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप बस इसको पकड़ के चल सकते हो। सो होता क्या है यहाँ पे, जब आप ये टर्म ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस जो भी आपके न्यूरल नेटवर्क के बड़े वेट्स हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, उनको पेनलाइज किया जाता है, और उनका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उनकी जो वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बाकी के वेट्स में। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ओवर रिलायंस है कुछ पर्टिकुलर वेट्स के ऊपर वो कम हो जाता है, और लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे नेटवर्क पे। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट रिड्यूसेस ओवरफिटिंग। कितना रेगुलराइजेशन आपको अप्लाई करना है ये आप लैम्डा से डिसाइड करते हो। लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी ज़्यादा रेगुलराइजेशन होगा, कम होगी कम रेगुलराइजेशन होगा। बायस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया वेट्स के ऊपर आप अप्लाई करते हो। और ये पूरी चीज़ सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान होती है, इन्फ्रेंस और इवैल्यूएशन के टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे ऑप्टिमाइज़र के थ्रू L2 रेगुलराइजेशन लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेट डी के। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने कोड में जाना है,
उस जगह पे जहाँ पे आपने अपना ऑप्टिमाइज़र बनाया है, दिस इज़ द ऑप्टिमाइज़र। यहाँ पे आपको सिंपली एक पैरामीटर मिलता है, वेट डी के बोल के। इसमें आपको बस लैम्डा की वैल्यू दे देनी है। सो हमने दे दी 1e-4, बेसिकली 10⁻⁻⁴, ठीक है। और हमने बोला दिस इज गोइंग टू बी आर रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, बस इतना ही आपको करना है और आपने L2 रेगुलराइजेशन अप्लाई कर दिया। सो नाउ हमने अपने कोड में तीन मेजर चेंजेस कर लिए हैं। पहला, हमने ड्रॉप आउट्स ऐड कर लिया। सेकंड, हमने बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड कर लिया। और अब हमने L2 रेगुलराइजेशन भी ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूरल नेटवर्क को फिर से ट्रेन करेंगे और देखेंगे कि क्या इतनी मेहनत करने से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। सो गाइज, ऊपर तक का सारा कोड मैंने चला दिया है। अब मैं ये पर्टिकुलर सेल चलाऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ बस मिसिंग है, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। और आई विल क्विकली चेक, और कहीं भी कॉमा लगेगा क्या, नहीं। सो या, लेट्स रन दिस कोड। ओके, एक यहाँ भी कॉमा लगेगा। एक बार इसको फिर से रन करते हैं। तो ये रन हो गया। लर्निंग रेट ईपॉक हमने सेट कर लिया। और यहाँ पे हम अपना मॉडल, लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइज़र सेट कर रहे हैं। एंड अब हम अपना ट्रेनिंग लूप चलाएंगे। सो या, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है गाइस। सो या गाइस, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मॉडल को इवैल्यूएशन मोड में डालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है ये ज़रूरी है, क्योंकि ये कोड रन करने से हमारे मॉडल को पता चल जाएगा कि अब इवैल्यूएशन होने वाला है, और वो ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन को टर्न ऑफ कर देगा, ठीक है। ये रहा हमारा टेस्ट डेटा के ऊपर इवैल्यूएशन का कोड। लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग समवेयर अराउंड 88.3। इफ़ आई रिमेंबर, हमारा अराउंड 88.6 या 7 आ रहा था जब हमने ये सब कुछ नहीं किया था। तो बहुत ज़्यादा हमारा टेस्ट डेटा पे परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हुआ है, इवन दो हमने ड्रॉप आउट्स वगैरह लगाए हैं। और लेट्स चेक ट्रेनिंग डेटा पे हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। एंड यू कैन सी नाउ इट इज़ 93.25। सो नटशेल में, अब हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है, जो टेस्ट डेटा है, उस पे हमारा परफॉर्मेंस इज स्टिल 88%। बट हमारा जो ट्रेन डेटा है उस पे हमारा परसेंट इज़ 93। एंड यू कैन सी नाउ दिस गैप इज़ जस्ट 5%। वी हैव रिड्यूस्ड दिस। सो या, इन अ वे हमने ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को थोड़े लेवल पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और भी चीज़ें की जा सकती हैं, बट सिर्फ तीन चीज़ें अप्लाई करके यू कैन सी कितनी आसानी से हमने 5% का डिफरेंस एलिमिनेट किया, ठीक है। अब हमारा न्यूरल नेटवर्क इज़ इन अ मच बेटर स्टेट, बिकॉज वो ओवरफिट नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा तरीके से, ठीक है। तो या, दिस वाज माय प्लान फॉर दिस वीडियो। जस्ट वांटेड टू शो यू कि कैसे आप कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगा करके ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर आप ये कोड अपने मशीन पर रन करके देखो। और अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वहाँ पे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे और कोशिश करेंगे अपने न्यूरल नेटवर्क का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करने का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।